रेडियो रंग 89.6 एफएम पर अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम देवरिया डायरी, जहां मिलेंगी दिन भर की जरूरी बातें और शासन से जुड़ी अहम जानकारी। बने रहे रेडियो रंग के साथ। सोचिए, आप एक बहुत ही शानदार शादी में गए हैं। मतलब आपने एकदम बढ़िया कपड़े पहने हैं, सज धज कर तैयार हैं और दिमाग में चल रहा है कि आज तो दावत में एकदम मजा ही आ जाएगा। शादियों के खाने का तो इंतजार रहता ही है सबको। बिल्कुल रहता है, लेकिन जैसे ही आप खाने के स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मेनू से आपकी कई पसंदीदा डिशेस गायब है। अरे ऐसा क्यों? और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह कोई महंगाई या बजट की कमी नहीं है। वजह है गैस सिलेंडर। बाप रे, जी हाँ। एक ऐसी बुनियादी चीज जिसके बिना हमारी रसोई की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज उसी की कमी ने देवरिया में शादियों का पूरा जायका बिगाड़ कर रख दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 एफएम और आज की हमारी इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे कि कैसे हमारा देवरिया अचानक आ रहे इन नए बदलावों और संकटों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। जी, और ये देवरिया डायरी की वो पेशकश है जहां हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करते। बिल्कुल, हम थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं, चाहे वो रसोई गैस की किल्लत हो, अस्पतालों पर अचानक बढ़ा दबाव हो या फिर हमारे युवाओं के लिए आ रहे रोजगार के नए मौके। क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये समझेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसका रेडियो सुन रहे सभी लोगों की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ रहा है। सही बात है। जब हमारे आसपास के हालात बदलते हैं तो लोग और पूरा समाज कैसे उस बदलाव का सामना करता है, यही आज की बातचीत का मुख्य विषय है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वापस उसी शादी वाले मुद्दे पर आते हैं क्योंकि ये बड़ा अजीब है। देवरिया में मार्च के पहले हफ्ते से ही गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत शुरू हो गई है। और शादियों का सीजन एकदम पीक पर है अभी। बिल्कुल, और मैंने तो ये भी सुना है कि केटरर्स अब एडवांस में लिया हुआ पैसा यानी बयाना तक वापस कर रहे हैं। मतलब खाने के मेन्यू में सीधे 30 से 40% की कटौती हो रही है। और ये कटौती कोई छोटी बात नहीं है। मतलब आप उस केटरर या कारीगर की नजर से देखें ना, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और जब गैस नहीं मिलती तो उनके पास विकल्प क्या बचता है? लकड़ी या कोयले का चूल्हा शायद। बिल्कुल, लकड़ी या कोयला। अब 40 डिग्री तापमान में भट्टी के सामने लकड़ी पर सैकड़ों लोगों का खाना बनाना किसी भी कारीगर के लिए शारीरिक रूप से लगभग असंभव है। वो तो है। गर्मी में भट्टी के पास खड़ा होना ही सजा है। जी, इसीलिए वो सीधे काम करने से ही मना कर रहे हैं। रुको, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मेरी एक सूत्र ने बताया कि गैस बचाने के लिए लोग शादियों में शाकाहारी खाने के बजाय नॉनवेज यानी मांसाहारी खाने की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, अब सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगता है। क्या नॉनवेज पकाने में गैस कम लगती है? जी हाँ, और इसके पीछे का जो विज्ञान है ना और जो लॉजिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, जब आप एक प्रॉपर शाकाहारी दावत तैयार करते हैं तो आपको दाल, 3-4 तरह की सब्जियां, पनीर की कोई डिश और कई तरह के स्टार्टर्स बनाने पड़ते हैं। बात तो सही है। इन सब के लिए अलग अलग बर्तन चाहिए और एक साथ कई चूल्हे जलते हैं, तो जाहिर है गैस की खपत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मतलब वैरायटी ज्यादा तो बर्नर भी ज्यादा चाहिए। एकदम सही पकड़े। वहीं दूसरी तरफ नॉनवेज मेनू में आमतौर पर एक मुख्य डिश होती है, जैसे कि मटन या चिकन, और साथ में चावल और रोटियां। और रोटियां तो तंदूर यानी कोयले पर बन जाती है। बिल्कुल, और मुख्य डिश एक बड़े बर्तन में एक ही बर्नर पे पक जाती है। तो जो खाना कम गैस में ज्यादा लोगों का पेट भर सके, लोग मजबूरी में उसी तरफ जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है कि कैसे जब सप्लाई का सिस्टम टूटता है तो लोग रातों रात अपनी सालों पुरानी खान पान की आदतें बदल लेते हैं। सच में ये एक तरह का सर्वाइवल मोड है। और अगर हम सिस्टम और बुनियादी ढांचे की ही बात कर रहे हैं तो सिर्फ रसोई गैस ही नहीं, देवरिया की सड़कें भी इसी तरह के एक सर्वाइवल मोड से गुजर रही हैं। आप सलेमपुर वाली खबर की बात कर रही हैं? जी, सलेमपुर से जो खबर आई है वो सिर्फ खबर नहीं, हमारी शहरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप गांधी चौक वाले उस ट्रैफिक जैम की बात कर रही हैं जहां वो एम्बुलेंस फंसी थी? बिल्कुल। सलेमपुर के गांधी चौक से अस्पताल मार्ग तक
ऐसा भयंकर जाम लगा कि एक एम्बुलेंस जिसमें एक मरीज अपनी जान की जंग लड़ रहा था, करीब आधा घंटा तक वहां फंसी रही। आधा घंटा? बाप रे। हाँ, आधा घंटा। किसी गंभीर मरीज के लिए ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लोगों की खराब ड्राइविंग का नतीजा है? देखिए, इसे सिर्फ खराब ड्राइविंग कहकर हम असली समस्या को नजरअंदाज कर देंगे। तो असली वजह क्या है? जाम की असली वजह थी सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहन और सड़क किनारे सजी हुई वो ठेले खुमचे वालों की दुकान है। अतिक्रमण। जी, ये दरअसल हमारे अर्बन प्लानिंग यानी शहरी विकास की एक बहुत बड़ी खामी है। हाँ। शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है, बाजार बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी सड़कें उतनी ही चौड़ी हैं। तो प्रशासन इन दुकानों को वहां से हटाता क्यों नहीं? प्रशासन अक्सर निर्देश देता है, जैसे यहाँ भी नियम है कि सुबह 7 बजे से पहले वाहन हटा लिए जाएं, लेकिन ये एक सामाजिक समस्या भी तो है ना। वो कैसे? जो वेंडर सड़क किनारे सब्जी बेच रहा है, उसके पास अपनी दुकान लगाने के लिए कोई तय जगह या डेजिग्नेटेड जोन नहीं है। हाँ, रोजी रोटी तो उसे भी कमानी है। बिल्कुल। जब तक प्रशासन इन छोटे दुकानदारों के लिए अलग से कोई बाजार या जगह तय नहीं करेगा, तब तक वो सड़क पर आएंगे ही और ऐसे जानलेवा जाम लगते ही रहेंगे। जी, ये एक ऐसा ढांचागत फेलियर है जो सीधे तौर पर आम इंसान की जान जोखिम में डाल रहा है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। कहीं मत जाइए, रेडियो रंग 89.6 FM सुनते रहिए। हम ऐसे ही एक और गंभीर मुद्दे पर लौटते हैं, जहां बात सीधे सीधे जान पर बनाई है। आप गर्मी वाले विषय पे आ रही हैं। जी, वो है ये जानलेवा गर्मी। और हमारे देवरिया के बच्चे, महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज की स्थिति इस वक्त बहुत ही चिंताजनक है। मैंने भी सुना है। उनका PICU यानी बच्चों का जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। और जब मैंने पढ़ा कि हालात इतने गंभीर हैं कि एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है, तो मैं सच में हैरान रह गई। ये वाकई डराने वाला है। एक बेड पर 2 बच्चे, मतलब ये तो संक्रमण यानी इन्फेक्शन को सीधा न्योता देने वाली बात है ना। क्या अस्पताल प्रशासन के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, या ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की पूरी तरह से विफलता है? देखिए, आपकी हैरानी बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें इसे थोड़ा अस्पताल के नजरिए से भी समझना होगा। वो नजरिए से कैसे? कोई भी अस्पताल एक औसत क्षमता के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन जब मौसम अचानक करवट लेता है, जैसे अभी एकदम से चिलचिलाती धूप और तापमान में अचानक उतार चढ़ाव आया है, तो बीमारियों का एक रेला आता है। मतलब एकदम से मरीजों की भीड़ बढ़ जाती है? जी, अचानक से मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ जाती है। ऐसे में अस्पताल के पास जो संसाधन होते हैं, वो उसी में अधिकतम जान बचाने की कोशिश करते हैं। मजबूरी है उनकी भी। बिल्कुल। एक बेड पर 2 बच्चे रखना कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन जब विकल्प ये हो कि बच्चे को बिना इलाज के वापस भेज दिया जाए, तो डॉक्टर वही करते हैं जो उस वक्त सबसे सही लगता है। समझ रही हूँ। तो ऐसे मौसम में आखिर बच्चे सबसे ज्यादा किस चीज का शिकार हो रहे हैं? इस पर मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर इकबाल ने बहुत ही स्पष्ट कारण बताया है। उन्होंने खास तौर पर रोटा वायरस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात की है। ये गर्मी में ही ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में होता क्या है कि हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। बाहर का दूषित पानी या खुले में बिकने वाली चीजें जिन पर मक्खियां बैठती हैं, जैसे ही बच्चा वो खाता है, रोटा वायरस शरीर में चला जाता है और फिर तबीयत बिगड़ जाती है। जी, इससे गंभीर दस्त और उल्टी शुरू होती है। और इतनी भयंकर गर्मी में दस्त का मतलब है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की तुरंत कमी हो जाना। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। पानी की कमी होते ही बच्चे की हालत कुछ ही घंटों में बहुत गंभीर हो जाती है। तो बचाव क्या है? इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने बहुत जोर देकर कहा है कि बच्चों को इस वक्त धूप में बिल्कुल ना निकलने दें। और एक और बहुत जरूरी बात जो उन्होंने कही कि 6 महीने तक के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। सिर्फ माँ का दूध? जी, बोतल का दूध बिल्कुल नहीं। बोतल के दूध को लेकर उन्होंने इतनी सख्ती क्यों दिखाई? इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। गर्मी के मौसम में बोतल को हर बार स्टेरिलाइज करना, यानी उबलते पानी से पूरी तरह कीटाणु रहित करना, बहुत मुश्किल होता है। और खास तौर पर तब जब हमने अभी बात की कि गैस की कमी चल रही है। बिल्कुल सही जोड़ा आपने। अगर बोतल में जरा सा भी संक्रमण रह गया तो वो सीधे बच्चे के पेट में जाएगा। इसलिए माँ का दूध ही सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है श्रोताओं के लिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात चल ही रही है तो हमें उस दुखद घटना पर भी बात करनी होगी जो सुरौली थाना क्षेत्र के भरौली गांव में हुई। वो डूबने वाली घटना। जी,
एक ऐसा हादसा जो पूरे परिवार को तोड़ कर रख देता है। हाँ, 33 साल के योगेंद्र विश्वकर्मा सुबह शौच के लिए निकले थे और पैर फिसलने से पोखरे में डूबने से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। ये सिर्फ एक खबर का टुकड़ा नहीं है, ये एक ग्रामीण परिवार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। मैंने पढ़ा कि वो अपने घर के इकलौते कमाने वाले थे। पीछे उनकी पत्नी, 4 बेटियां और एक बेटा छूट गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उस परिवार का गुजारा कैसे होगा। यही तो, एक छोटी सी दुर्घटना कैसे पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से खत्म कर देती है। जी, यही वजह है कि व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर हमें हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जहाँ एक तरफ हम ये दुखद खबर देखते हैं, वहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था की एक और तस्वीर भी है जो थोड़ी उम्मीद जगाती है। अच्छा, आप गौरी बाजार के सिरजम के पास वाली घटना की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। गोरखपुर देवरिया मार्ग पर एक बाइक सवार दुर्घटना का शिकार होकर एकदम लहूलुहान हालत में पड़ा था। फिर क्या हुआ? गश्त कर रहे पुलिस कांस्टेबल अरविंद यादव और कन्हैया चौहान ने उसे देखा और बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। अरे वाह! उनकी उस एक त्वरित कदम ने उस व्यक्ति की जान बचा ली। यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहूंगी। पुलिस को लेकर समाज में हमेशा से एक मिला-जुला भाव रहता है। वो कैसे? जैसे जब हम सड़क पर चलते हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें रोक लेता है तो हम चिढ़ जाते हैं। आज ही की एक और खबर है कि यातायात पुलिस ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर में 53 वाहनों का ई-चालान किया और 2 वाहन सीज भी कर दिए। तो लोग सोचते हैं कि पुलिस बस वसूली कर रही है। बिल्कुल, लोग अक्सर यही कहते हैं कि पुलिस बस वसूली के लिए खड़ी रहती है। ये बहुत ही आम प्रतिक्रिया है। मतलब किसी को भी अपनी जेब से जुर्माना भरना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम उस 53 चालान वाली खबर को उस पुलिस वाले की खबर के साथ जोड़कर देखें, जिसने सड़क पर लहूलुहान पड़े व्यक्ति की जान बचाई, तो हमें एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। अलग तस्वीर? वो कैसे? वो जो 53 चालान कटे हैं, आप उन्हें 53 जुर्माने मत मानिए, आप उन्हें 53 संभावित दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास मानिए। ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए, जो व्यक्ति बिना हेलमेट या तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, अगर उसे चालान के डर से रोका ना जाए तो कल को वो भी किसी सड़क किनारे उसी लहूलुहान स्थिति में मिल सकता है। सही बात है। जो पुलिसकर्मी आपको हेलमेट न पहनने पर डांटता है ना, दुर्घटना होने पर वही आपको सबसे पहले अस्पताल भी पहुंचाता है। तो ये चालान दरअसल कानून व्यवस्था का हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए एक बचाव का तरीका है। वाह, ये सच में एक बहुत ही अलग और सकारात्मक नजरिया है। जो चालान हमें सजा लगता है, वो दरअसल हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। बातें अभी और भी हैं। श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक नहीं है, बस हम अपनी बातचीत जारी रख रहे हैं। अब हम अपने रुख को थोड़ा बदलते हैं और उस वर्ग की बात करते हैं जिस पर हमारे शहर का पूरा भविष्य टिका है, यानी हमारे युवा, उनकी शिक्षा और रोजगार। बिल्कुल। प्रशासन कैसे नए माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहा है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हाल ही में देवरिया में हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा है। वहाँ तो बहुत सख्ती थी। जी, कुल 8,448 अभ्यर्थियों में से 6,782 ने ये परीक्षा दी और करीब 1,666 लोग अनुपस्थित रहे। काफी लोग नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी परीक्षा केंद्रों पर बरती गई जबरदस्त सख्ती। क्या क्या हुआ वहाँ? परीक्षार्थियों को पानी की बोतल, मोबाइल सब कुछ बाहर ही छोड़ना पड़ा और एक-एक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी की गई। मेरा सवाल ये है कि क्या इतनी सख्ती सच में जरूरी है? आज के समय में 100% जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय में हमने कई जगह पेपर लीक या नकल की खबरें सुनी। वो तो बहुत आम हो गया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उस युवा का होता है जो दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। सीसीटीवी कैमरे और इतनी कड़ी चेकिंग दरअसल प्रशासन का एडेप्टेशन है। मतलब खुद को सुधारने का तरीका? जी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गलत तरीके से सिस्टम में न घुस पाए। जो लोग परीक्षा देने नहीं आए, हो सकता है उनमें से कई लोग इसी सख्ती और पकड़े जाने के डर से पीछे हट गए हो। ये भी एक सोचने वाली बात है। ये सख्ती उन ईमानदार युवाओं के लिए एक गारंटी है कि उनका हक कोई और नहीं मार पाएगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और युवाओं के लिए एक और बहुत बड़ी और शानदार खबर है टाटा मोटर्स की तरफ से। अरे वाह, टाटा मोटर्स, क्या खबर है? जो युवा तकनीकी क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए 30 अप्रैल 2026 को देवरिया के राजकीय ITI में एक बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है। ये तो देवरिया के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल।
इसमें टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट के लिए अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग के तहत युवाओं का चयन होगा। इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है? स्रोत के मुताबिक इसमें 18 से 25 साल के वो युवा भाग ले सकते हैं जिनके हाई स्कूल और ITI में कम से कम 60% अंक हो। ठीक है। और इसमें 13,870 रुपए महीने का स्टाइपेंड भी मिलेगा। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। आज के समय में इतनी महंगाई में क्या 13,870 रुपए किसी युवा के लिए काफी है? क्या ये सच में एक अच्छा अवसर है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। अगर आप इसे एक अंतिम मंजिल या फाइनल सैलरी के रूप में देखेंगे तो शायद ही कम लगे। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन आपको इसे एक सीढ़ी की तरह देखना होगा। ITI किए हुए एक फ्रेशर युवा को जब टाटा मोटर्स जैसी विश्व स्तरीय कंपनी में काम करने का, उनकी मशीनों और उनके अनुशासन को समझने का मौका मिलता है ना, तो वो एक अमूल्य अनुभव होता है। मतलब ये सीखने का दौर है। बिल्कुल। ये 13,870 रुपए दरअसल सीखने के दौरान मिलने वाला खर्चा है। एक बार जब वो वहां से ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो उसके बायोडेटा में जो टाटा का नाम जुड़ेगा वो उसे भविष्य में इससे 4 गुना बड़ी नौकरी दिला सकता है। सही कहा, अनुभव की कोई कीमत नहीं होती। और जब हम अनुभव और सीखने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बड़े युवाओं के लिए नहीं, बल्कि हमारे प्राथमिक स्कूलों के छोटे बच्चों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन योजना सामने आई है। बच्चों के लिए वो क्या है? देवरिया के परिषदीय स्कूलों में अब स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जा रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी पहल है। जी, जिले में 2121 परिषदीय स्कूल हैं जिनमें करीब 1,60,000 छात्र पढ़ते हैं। अब सरकार इन स्कूलों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ग्रांट दे रही है। कितनी ग्रांट मिल रही है? प्राथमिक स्तर के स्कूलों को 5,000 रुपए और उच्च प्राथमिक स्कूलों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा अचरज हो रहा है। अगर आप आज के दौर में बाजार जाएं तो 5,000 रुपए में तो शायद एक क्रिकेट का अच्छा किट भी ना आए। तो इस 5,000 की ग्रांट से स्कूलों में कैसी खेल संस्कृति विकसित होगी? यहीं पर हमें सरकारी योजनाओं के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना होगा। वो कैसे? ये ग्रांट 11 खिलाड़ियों की प्रोफेशनल क्रिकेट टीम बनाने के लिए नहीं है। ये ग्रांट उस बुनियादी शुरुआत के लिए है जो हमारे ग्रामीण बच्चों को अक्सर नहीं मिल पाती। मतलब बेसिक्स के लिए। जी, 5,000 रुपए में आप एक शतरंज का बोर्ड, कैरम, स्किपिंग रोप, खो-खो या कबड्डी का ग्राउंड मार्क करने के लिए चूना और एक फुटबॉल तो खरीद ही सकते हैं ना। हाँ, इतना तो आ ही जाएगा। उद्देश्य ये है कि बच्चा मोबाइल की स्क्रीन या सिर्फ किताबों से सिर उठाकर मैदान में दौड़ना शुरू करे। ये बात तो है, शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। जब एक बार बच्चा स्कूल में शतरंज खेलना शुरू करेगा तो उसकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। कबड्डी खेलेगा तो टीम वर्क सीखेगा। ये ग्रांट दरअसल संस्कृति का बीज बोने के लिए है, न कि ओलंपिक का मेडल तुरंत खरीदने के लिए। आपने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया। मतलब शिक्षा जहाँ पारदर्शी परीक्षाएं हो रही हैं, रोजगार जहाँ टाटा मोटर्स आ रही हैं, और शारीरिक विकास जहाँ खेल क्लब बन रहे हैं। जी, ये तीनों मिलकर देवरिया के युवाओं के भविष्य का एक मजबूत त्रिकोण बना रहे हैं। जानकारी का ये सिलसिला जारी है। रेडियो रैंग 89.6 FM सुनते रहिए। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी योजनाओं की जो देवरिया के ग्रामीण और पारंपरिक समाज की तस्वीर बदल रहे हैं। हाँ, अगर हम बदलाव और खुद को आधुनिक समय के हिसाब से ढालने की बात करें तो उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की नई योजना इसका बहुत सटीक उदाहरण है। वो कुम्हारों वाली योजना। जी, पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हमारे देवरिया के कुम्हारों को अब मुफ्त विद्युत चालित चाक मशीन यानी बिजली से चलने वाला चाक दिया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी उनके लिए। बिल्कुल। इस साल जिले को 45 ऐसी मशीनों का लक्ष्य मिला है। 18 से 55 साल के कारीगर upmartikalaboard.in पर 27 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक ख्याल मेरे मन में आ रहा है। क्या ख्याल? जब वो लकड़ी के डंडे से हाथ से चाक को घुमाया जाता था तो उसमें एक अलग ही कला, एक अलग ही अपनापन लगता था। क्या इस मशीन से उस कला की आत्मा नहीं मर जाएगी? देखिए, ये एक ऐसा डिबेट है जो अक्सर आधुनिकता और परंपरा के बीच होता रहता है। हाँ, वही मुझे लग रहा था। लेकिन जरा उस कारीगर के नजरिए से सोचिए। दिन भर हाथ से भारी चाक को घुमाने से उनके कंधे और पीठ में जो दर्द होता है, और इतने शारीरिक श्रम के बाद भी दिन भर में बमुश्किल कुछ ही बर्तन बन पाते हैं। मेहनत बहुत ज्यादा है और कमाई कम। बिल्कुल। बिजली के चाक से उनका शारीरिक कष्ट कम होगा और उनका उत्पादन यानी प्रोडक्शन
कई गुना बढ़ जाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी। सही बात है। और सच्चाई ये है कि कोई भी कला तभी जिंदा रह सकती है जब उस कला को बनाने वाला कलाकार जिंदा और स्वस्थ रहे। बहुत गहरी बात कही आपने। तकनीक उस कला को मार नहीं रही, बल्कि उसे आज के बाजार में टिके रहने की ताकत दे रही है। ये सच में सोचने वाली बात है। कलाकार बचेगा तभी कला बचेगी, और इसी तरह किसान बचेगा तभी किसानी बचेगी। बिल्कुल सही कहा। कृषि विभाग ने किसानों को बचाने के लिए एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, वो कीटनाशकों की दुकानों पर हुई छापेमारी की बात कर रही हैं आप। जी, प्रशासन ने 26 दुकानों पर अचानक छापा मारा, 11 दवाओं के नमूने लिए, और जहां भी गड़बड़ी मिली वहां 2 विक्रेताओं के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए गए। जी, बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे ये समझना है कि ये जो नकली कीटनाशक का बाजार है, ये काम कैसे करता है और ये इतना खतरनाक क्यों है? ये एक बहुत ही शातिर सप्लाई चेन है। नकली कीटनाशक बनाने वाले असली कंपनियों के जैसे ही डब्बे और लेबल बनाते हैं। मतलब देखने में एकदम असली लगते हैं। जी, किसान अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देकर उसे खेत में डालता है, ये सोचकर कि उसकी फसल कीड़ों से बच जाएगी। लेकिन दवा नकली होने के कारण कीड़े नहीं मरते, फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों का तो दोहरा नुकसान हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से उस नकली केमिकल से खेत की मिट्टी जहरीली हो जाती है, जो धीरे धीरे हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंचती है। ये तो बहुत भयानक है। इसीलिए प्रशासन की ये छापेमारी सिर्फ किसानों के पैसे नहीं बचा रही है, बल्कि हम सबके स्वास्थ्य को एक बहुत बड़े खतरे से बचा रही है। बिल्कुल। और समाज को सुरक्षित करने की इसी कड़ी में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है। जी, इस पर तो लगातार काम हो रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इन दिनों मिशन शक्ति का फेज 5.0 बहुत जोर शोर से चल रहा है। और इसमें जो वो शक्ति दीदी अभियान है ना, उसका रोल सबसे खास है। वो कैसे काम कर रहा है? पुलिस की टीमें गांव-गांव जाकर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद कर रही हैं। उन्हें 1090, 112, 181 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। ये जागरूकता बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस थानों में महिलाओं के लिए एक अलग हेल्प डेस्क बनाई गई है, ताकि अगर कोई महिला थाने आए तो उसे अपनी बात कहने में कोई झिझक या डर न लगे। और कानून व्यवस्था की ये सख्ती सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। लार थाने की पुलिस का ही उदाहरण लीजिए, जहां उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में 6 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है। ये थोड़ा डराने वाला आंकड़ा है कि अपराध में इतने कम उम्र के किशोर शामिल हैं। जी, बाल अपचारी। लेकिन ये दिखाता है कि पुलिस बदलते हुए अपराध के पैटर्न के हिसाब से खुद को कितनी तेजी से अडेप्ट कर रही है। अपराध कोई भी करे, कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम आज के सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी नजर डालें तो स्रोत सामग्री के अनुसार देवरिया के नगर पालिका हॉल में भाजपा महिला मोर्चा का एक जन आक्रोश सम्मेलन आयोजित हुआ। जी, वहां मुख्य अतिथि के रूप में महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी मौजूद थी। बिल्कुल। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर काफी जोर दिया कि कैसे आज के समय में पूरे देश की महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी विशेष रूप से जिक्र किया। जी, और बताया कि इस तरह की पहलों से महिलाओं के भीतर अपनी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर एक नई जागरूकता और गारंटी का भाव पैदा हुआ है। ये एक सकारात्मक बदलाव है समाज में। तो रेडियो सुन रहे हैं हमारे सभी साथी। आज हमने इस चर्चा में देखा कि हमारा शहर देवरिया कैसे हर मोर्चे पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। कैसे शादियों में गैस की कमी से मेन्यू बदल रहे हैं, कैसे अस्पताल गर्मी की मार झेल रहे हैं, कैसे पुलिस चालान से लेकर जान बचाने तक का काम कर रही है, और कैसे हमारे स्कूलों से लेकर पारंपरिक कारीगरों तक में नए बदलाव आ रहे हैं। चलते चलते आज की हमारी इस पूरी बातचीत के आधार पर क्या आप श्रोताओं के लिए कोई विचार छोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए। आज हमने एक तरफ देखा कि हमारी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी जैसी एकदम मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि सदियों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हमारे कुम्हारों को भी अब पारंपरिक चाक की जगह बिजली से चलने वाली मशीनें दी जा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि तकनीक और मशीनों की ये जो तेज रफ्तार देवरिया के रग रग में बसती जा रही है, ये आने वाले 10 सालों में हमारी पारंपरिक जड़ों और हमारी उस पुरानी सुस्त लेकिन सुकून भरी जीवन शैली को कैसे नया रूप देगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू को खोए बिना इस तेज तकनीकी दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे? ये सच में एक बहुत ही गहरा और हमें खुद से पूछने वाला सवाल है।
तकनीक सुविधा तो दे रही है, लेकिन क्या वो हमारी पहचान को भी पूरी तरह बदल देगी? यही तो सोचने वाली बात है। अगली बार जब आप अपने आसपास कुछ बदलता हुआ देखें तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आप सभी श्रोताओं का हमारे साथ इस गहरी और लंबी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। तेज गर्मी से बचिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। सुनते रहिए रेडियो रंग 89.6 FM।